पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वो भी जोर जोर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मजे की बात यह है कि ये डंका पैसे के जोर पे नहीं बज रहा है। यानी न तो भारत से ढोल नगाड़ा किराए पर ले जाने की जरूरत है और न ही गोदी मीडिया के लपड़ झंडिसों को ढोके ले जाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया भर का मीडिया ही भारत का डंका बजा रहा है। बीबीसी ने बड़े अच्छे से कवर किया है कि कैसे दुनिया में बज रहा है भारत का डंका और साथ में लग रही है भारत के साख की लंका। भविष्य में जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे विश्व गुरु का नाम टॉप पर होगा 21वीं सदी में भारत में सबसे ज्यादा भाईचारा बढ़ाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन में भारत के अलग अलग राज्यों से कथित रूप से इनकी विचारधारा के लोगों ने जो किया है वो पूरी दुनिया में लिखा और पढ़ा गया है। गोदी मीडिया वाले और अंधभक्त बार बार यही दोहराते हैं ना कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, मगर उनके दोहराने का सोर्स क्या होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर गोदी मीडिया आईटी सेल, जो कि पूरी तरह से पेड है, पैसे पे चलता है, आपको भी पता है। लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार अमृतकाल के बारे में क्या लिख रहे हैं उसको आप अगले कुछ मिनट में कायदे से देख लीजिए और भक्तों को भी दिखाइए। वैसे देखने वाली एक और चीज है, हुजूर हाल ही में जापान गए थे, याद तो होगा ये अगस्त में। इनकी जापान यात्रा को लेकर एक आरटीआई से, यानी 2 आरटीआई से एकदम विश्वगुरु टाइप खुलासा हुआ है। उधर लग रहा है कि ये पूरा सप्ताह बीजेपी के लोग एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, महिलाओं के साथ गलत करने का और फिर छाती ठोक कर घूमने का। मध्य प्रदेश से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा पार्षद पूरे देश की व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और महिला से कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुमको जो करना है कर लो। इसके साथ ही बात करेंगे अमृतकाल के न्यायपालिका की। फ्रंट लाइन पर एक रिपोर्ट आई है सौरभ दास की, जिसे यदि आपने हल्का सा भी समझ लिया तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये रिपोर्ट भारत की न्यायपालिका पर जनता का भरोसा हिला देने वाली है और एक नहीं हजारों सवाल पैदा करने वाली है। सवाल भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस से। एकदम आसान भाषा में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले इस सप्ताह के भाजपा रिकॉर्ड में नया लेसन जुड़ गया है, उसको देख लीजिए। सोशल मीडिया पर यह एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह सतना मध्य प्रदेश से भाजपा का पार्षद अशोक सिंह है। 22 दिसंबर को इस व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने FIR लिखवाया और आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने चाकू की नोक पर उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और अब ये व्यक्ति उसे फिर से कथित रूप से धमका रहा है। महिला कह रही है कि मैं वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, तो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं अमृतकाल पर भरोसा। यदि ये पूरा केस वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है तो सोचिए कि महिलाओं के बारे में भाजपाई मानसिकता कैसी है और अपने सिस्टम पर इन लोगों को कितना भरोसा है कि वो किसी महिला के साथ कुछ भी कर लें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। इस व्यक्ति को पूरा यकीन है कि पुलिस और न्यायपालिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तभी तो ऑन कैमरा लड़की को धमका रहा है और वो बेचारी रो रही है कि मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, डराने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर भरोसा इस भाजपाई पार्षद अशोक सिंह जैसा होना चाहिए, अपनी पार्टी और अपनी सरकार, अपनी विचारधारा के लोगों पर, तभी असल में अमृतकाल आएगा। अब सबसे पहले बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, फिर न्यायपालिका का विश्व स्तरीय कारनामा देखेंगे। वैसे तो जगह जगह आपने देखा ही होगा, हमने भी लगातार दिखाया कि किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर चिंटुओं ने पूरे देश में गंध मचाया। जगह जगह से ईसाइयों के खिलाफ ज्यादती और हमलों की खबर आई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल समेत तमाम राज्यों से। हमने पिछले दिनों कहा भी था कि एक फलाना एक ढिमकाना का नारा देने वालों ने पूरे देश की स्थिति नफरत के मामले में एक जैसी बना दी है। अब जरा देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर किस तरह से कवरेज किया है। दुनिया भर में कई जानकारों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए साथ ही साथ भारत में ईसाई समुदाय पर चल रहे इन खतरों के मद्देनजर भारत सरकार से यह भी कहा है कि अरे भाई इन्हें सुरक्षा दीजिए। भारत सरकार यानी गुजराती जोड़ी की सरकार, दुनिया भर के संगठन और जानकार इनसे अपील कर रहे हैं कि अपने देश में ईसाइयों को सुरक्षित रखिए। इसी बीच हमने देखा कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर की सुबह सुबह क्रिसमस की बधाई पूरे देश को देते हैं और दिल्ली के एक चर्च में भी चले जाते हैं। खूब सारा वीडियो फोटो आता है। वैसे सवाल तो यह भी है कि क्या राष्ट्रीय दबाव में हुजूर चर्च में गए थे या फिर गोवा और केरल के चुनाव के चक्कर में वहां चले गए थे? क्योंकि देश के नेता के रूप में भाईचारे को बढ़ावा देने वाली यात्रा भीतर से तो ये नजर नहीं आती, वरना अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ऐसी कवरेज करने का मौका नहीं मिलता। आप देखिए, अरब टाइम्स ने, जो कि कुवैत से निकलता है, इसने लिखा है कि भारत में क्रिसमस का भयावह अनुभव देखने को मिला है। इस कदर उत्पीड़न हुआ कि ईसाई समुदाय हिल गया है।
अपनी रिपोर्ट में अरब टाइम्स साफ साफ लिखता है कि भारत के ईसाई समुदाय द्वारा आनंद, शांति और एकता के त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार धार्मिक अनुष्ठानों को निशाना बनाकर देश भर में परेशान करने वाली कई घटनाओं का सामना कर रहा है। सोचिए, जो त्योहार हर्षोल्लास का है उस त्योहार में गंध मचाई जा रही है, हमले हो रहे हैं। उड़ीसा में सड़क किनारे विक्रेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, दिल्ली के कैरोल गायकों के साथ झड़प हो रही है और केरल में हिंसक हमले हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट में अरब टाइम्स ने कई घटनाओं का विस्तृत जिक्र किया है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए भाजपा पर ईसाई धर्म के प्रति घृणा का आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला माहौल बीजेपी बना रही है। अरब टाइम्स ने कहा कि जानकारों का मानना है कि दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उभार तेजी से जो भारत में हो रहा है वो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी की एक नेता पुलिस की मौजूदगी में एक ईसाई लड़की को धमकाती हुई दिख रही है। वैसे वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा ही होगा और वो ईसाई लड़की संभवतः आंख से दिव्यांग थी, मगर फिर भी नफरत का जहर ऐसा था कि भाजपा के महिला नेता ने पुलिस के सामने उस महिला के साथ मारपीट की कोशिश की। अब ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट की खबर देखिए। इसने साफ साफ लिखा है कि भारत में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा क्रिसमस समारोह को निशाना बनाए जाने से चिंता का माहौल है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन ने कहा है कि वो बहुसंख्यक हिंदू देश में ईसाइयों पर टारगेटेड हमले में जो चिंताजनक वृद्धि हो रही है इसकी निंदा करता है। इस संगठन ने ईसाइयों पर होने वाले इस तरह के तमाम हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं को दर्ज किया है। ब्रिटेन के ही अखबार द टेलीग्राफ ने भी छपा है कि भारत में कई जगहों पर हिंदू संगठनों ने चर्च के सेलिब्रेशन को रोकने का प्रयास किया। साफ शब्दों में लिख दिया है कि हिंदू चरमपंथियों ने भारत में क्रिसमस को रोकने की कोशिश की और हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा है कि भारत में क्रिसमस का माहौल भय और धमकियों के साये से ढका हुआ है। देश भर में ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे हैं। इसी समय में कई राज्यों में क्रिसमस कैरोल गाने वालों पर हमला हो रहा है। क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ हो रही है। इसे मनाने वाले और संबंधित सामान बेचने वालों का उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा विवादास्पद टिप्पणियां करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट किया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मॉल के भीतर जो घटना पिछले दिनों हिंदुत्व ग्रुपों ने अंजाम दिया उसे भी प्रमुखता से दिखाया गया है। स्क्रॉल की खबर आप भी देख सकते हैं। बताया गया है कि 80 से 90 लोग जबरदस्ती मॉल में घुस गए, गार्ड रोक नहीं पाए, जबकि मॉल के लोगों ने कहा कि पिछले 16 साल से हम लोग यहाँ काम करते आए हैं मगर ऐसा कभी नहीं देखा गया। भीड़ ने हमें धमकाया और सजावट में तोड़फोड़ किया। टीआरटी वर्ल्ड ने तो भारत में छपी हुई इस तरह की तमाम खबरों को प्रमुखता से जोड़ा भी है। केरल की इस रिपोर्ट के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है कि किस तरह 21 दिसंबर को क्रिसमस कैरोल जुलूस में हिस्सा ले रहे बच्चों के एक ग्रुप, जिसमें अधिकांश बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे, उन पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, वाद्य यंत्रों को तोड़ दिया। इस व्यक्ति के बारे में पता चला कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का आदमी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। श्री कृष्ण कुमार ने इस घटना को यह कहकर खारिज कर दिया कि बच्चों का ग्रुप शराबी अपराधियों का गिरोह था, उनके गीत गाने के पीछे राजनीतिक मकसद था। इसके बाद भाजपा नेताओं की इन टिप्पणियों पर और बच्चों के माता पिता और स्थानीय लोगों ने दुख और नाराजगी जताई और कहा कि भाजपा नेता गलत बोल रहे हैं, क्या नाप शनाप बोल रहे हैं। उस ग्रुप में तो ज्यादातर नाबालिग बच्चे थे। इस घटना को लेकर कई भाजपा नेताओं ने कथित रूप से कुतर्क करके जवाब दिया। लेकिन आप लोग जरा कल्पना करिए, जब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस भारत के बारे में इस तरह की खबरें छाप रहे हैं, उन्हें छापना पड़ रहा है, तो भारत का कैसा डंका बज रहा है और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता कि चवन्नी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भारत की ऐतिहासिक विरासत को पूरी दुनिया में तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है? और ध्यान रखिएगा, ये जितने मीडिया संगठनों की खबरें मैंने आपको दिखाई, इस तरह की खबरों को छापा है जिन्होंने, वो गोदी मीडिया की श्रेणी में नहीं आती। इनकी रिपोर्टिंग दुनिया भर में विश्वास के साथ पढ़ी जाती है। तो बजाइए ताली, क्योंकि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने दुनिया में ऐसा डंका नहीं बजवाया था और ये वाला डंका तो बिना पैसे के बज रहा है। हाँ, चिंटुओं को भले ही खर्चा पानी देना पड़ता हो मगर अखबारों को देने की जरूरत नहीं है दुनिया भर के मीडिया हाउसेस को। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हुजूर को भनक लग गई होगी, अंदाजा रहा होगा कि जो देश में माहौल बनाया गया है उसका परिणाम क्या होने वाला है 25 तारीख को। शायद इन्हीं दबावों के कारण विश्वगुरु को सुबह सुबह उठ के 25 दिसंबर को चर्च में जाना पड़ा और फोटो खिंचवाना पड़ा और मीडिया के लिए कुछ तस्वीरें देनी पड़ी ताकि दोनों बात एक साथ जाए। एक तरफ जमीन पर नफरत हो, दूसरी तरफ दुनिया के अखबार ये भी छाप सकें कि हुजूर चर्च में गए थे और क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। ये वही दोहरापन है जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं। ये सबके पास नहीं होता, सबके बस की बात भी नहीं है। बहरहाल दुनिया में मुफ्त का डंका बजवाने के लिए बोलिए थैंक यू फलाने जी, लिखना मत भूलिएगा। वैसे जब दुनिया की बात हो ही रही है तो एक और मामला देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जापान गए थे। इनकी इस यात्रा को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस और अबू सुफियान मोंडल ने आरटीआई लगाया था, जिसके बारे में बोस लिख रहे हैं कि 2 लोगों ने आरटीआई लगाया और पूछा कि जापान यात्रा के दौरान कितना खर्चा हुआ, देश का खर्चों की जानकारी दे दीजिए। तो अजय वासुदेव बोस को विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया कि बिलों का भुगतान अभी बाकी है।
इसके बाद जब मैं तारीख का जिक्र करूंगा ना तो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो बोस को यह जवाब दिया गया कि बिलों का भुगतान अभी बाकी है, यानी अभी पेमेंट नहीं किया गया है। जबकि दूसरे आरटीआई कार्यकर्ता को जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जापान सरकार के गेस्ट थे, यानी मेहमान बनकर गए थे। अब मेहमान से तो पैसा लिया नहीं जाता है, इसलिए सारे खर्चे जापान सरकार ने वहन किया। बोस लिखते हैं कि यह सरकार तो बिल्कुल ही जुमलाबाज साबित हो रही है। समझने वाली बात यह है कि आरटीआई के जवाब का जो स्क्रीनशॉट इन लोगों ने शेयर किया है और उसमें देखा जा सकता है कि बोस को यह जवाब मिला था 24 सितंबर को, जबकि दूसरे कार्यकर्ता को 4 दिसंबर को यह जवाब मिला। यानी 24 सितंबर को कहा जाता है कि अभी बिलों का भुगतान बाकी है, इसलिए खर्चा नहीं बता पाएंगे। इसके लगभग 2.5 महीने बाद 4 दिसंबर को कहा जाता है कि जापान में प्रधानमंत्री मोदी गेस्ट के रूप में गए थे, तो पूरा खर्चा वहां की सरकार ने उठाया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री 29-30 अगस्त को ही जापान गए थे। 24 सितंबर तक क्या विदेश मंत्रालय को मालूम ही नहीं था कि खर्चा जापान ने उठाया था, मेहमान बनकर गए थे? तब तो कहा गया कि बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि बिल था और दिसंबर महीने में कहा जा रहा है कि राजकीय यात्रा थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले प्रधानमंत्री भारत के खर्चे पर चले गए और 24 सितंबर के बाद जापान ने कह दिया कि चलिए हम आपकी यात्रा को राजकीय यात्रा में बदल देते हैं, खर्चा हम उठा लेंगे, पैसा मत दीजिएगा। ये तो संभव है नहीं। रीइंबर्समेंट वाला खेला तो यहाँ चलता नहीं है। यात्रा के महीनों पहले क्लियर हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस देश में किस व्यवस्था में जाएगा, निजी खर्चे से जाएगा या अतिथि बनकर जा रहा है। तो जरा सोचिए कि दोहरापन सिर्फ भाजपा नेताओं और उनकी सत्ता की बातों और कार्यों में नहीं, बल्कि मंत्रालयों में भी कथित रूप से ठूस ठूस के भर दिया गया है। फिलहाल आरटीआई के इन 2 जवाबों से यही निकलता है कि एक बार फिर से थैंक यू फलाने जी बोलिए देना चाहिए। कोई और प्रधानमंत्री होते तो दोनों आरटीआई का एक ही तरह का जवाब निकलता। वो तो विश्वगुरु है, अमृतकाल लाए हैं, तब जाके 2 आरटीआई में 2 तरह का जवाब निकल रहा है एक मैटर पे। चलिए अब देखते हैं कि भारत की न्यायपालिका में किस तरह का अमृतकाल चल रहा है। वैसे तो हम अक्सर ही देखते दिखाते रहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। केस है सुरेश गाडलिंग का। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तारी हुई थी, कुछ और केसेस भी बताए जाते हैं, गंभीर धाराएं लगाई गई। और आप तो जानते हैं कि अमृतकाल में गंभीर धाराएं किन लोगों पर लगती हैं, जैसे यूएपीए। वैसे याद दिला दें, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने गजा में किया, उसी तरह से भारत में 100 करोड़ हिंदुओं के हित में सरकार चल रही है। इशारा आप समझ गए होंगे कि किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं, किनको टारगेट किया जा रहा है। मगर यहां कोई अपराध दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लिखा कि इन पर कोई एफआईआर न हुई, न तो गिरफ्तारी हुई, न मुकदमा, न यूएपीए। सवाल यह भी है कि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, आखिर विपक्षी सरकारें भी भाजपा नेताओं के इन जहरीले बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनको किस बात का डर है? तो भैया अमृतकाल में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यूएपीए के तहत कितने समाज सेवियों, कितने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है आपने देखा है। और अब तो साइंटिस्ट भी खतरे में है। सोनम वांगचुक जी को याद करिए। स्टूडेंट गार्डलिंग का मामला यूनिक है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर इनकी जमानत याचिका तारीख पर तारीख वाले झूले में बड़ी मस्ती में झूल रही है। बार बार याचिका लिस्ट होती है, फिर गायब हो जाती है, मिस्टर इंडिया हो जाती है, चर्चा में आती है, लेकिन फिर स्थगन हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगस्त 2023 से अब तक 17 बार मामला लिस्ट होने का दावा किया गया है, मगर हुआ कुछ भी नहीं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 17 में से 13 बार यह याचिका जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने गई। 4 बार तो सुनवाई का वादा भी हुआ, लेकिन केस लगा ही नहीं। फ्रंट लाइन के लिए सौरभ दास ने यह जबरदस्त रिपोर्ट किया है और बता रहे हैं कि जब आजादी दांव पर हो तो अदालतों के भीतर इस तरह की देरी सामान्य नहीं है, यह जानबूझकर किया गया लगता है। समझने वाली बात यह है कि भीमा कोरेगांव केस में 6.5 साल से अधिक वक्त बीत चुका है। गार्डलिंग अभी भी जेल में है। मौजूदा जमानत याचिका 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले से जुड़ी हुई है बताई जाती है। जनवरी 2019 में गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि सरकार ने कह दिया कि इनसे खतरा है। 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बेल खारिज कर दिया। 2016 केस में 7 आरोपियों में से 6 को जमानत मिल चुकी है। तो समानता के आधार पर भी सुरेंद्र गार्डलिंग को जमानत मिलनी चाहिए थी, मगर नहीं मिली। हर बार सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जाता है और अदालत चुपचाप समय दे देती है, केस टलता रहता है। इसके पहले साल 2023 में भीमा कोरेगांव के 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बेल दे दिया गया। सवाल यह है कि उनका सबूत नहीं था तो इनका सबूत कैसे मिल गया, और अगर नहीं मिला है तो जमानत क्यों नहीं मिलती, और अगर सबूत मिल गया है तो उसको सामने क्यों नहीं रखा जाता। चिंताजनक बात यह है कि 11 सितंबर 2024 को आखिरी बार सुनवाई हुई थी, यानी 1 साल से सुनवाई ही नहीं हुई और इसके बाद यह मामला लिस्ट से ही गायब होता रहता है। जनवरी 2025 में सरकार ने अपना जवाब भी दे दिया और फिर भी अदालत से कुछ निकला नहीं। यानी पहले दोनों कथित रूप से मिलकर लेट करते हैं,